आप सारों से गुजारिश है बिन बिन बंद कर दें। दिस इज A2 लेवल की फिजिक्स की क्लास। कुछ स्पेशल जिरगा बुलाना है आप लोगों के लिए। जी भैया प्लीज इजी हो जाए और खामोश हो जाए, ठीक है। मैकेनिक्स हमारा सेक्शन है, चैप्टर है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में एक टिपिकल सिचुएशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स होती है। ये उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। खैर उसकी एग्जांपल्स में सिंपल पेंडुलम आता है या मास स्प्रिंग सिस्टम आता है। ये दो एग्जांपल्स तो नोट्स में डिस्कस की गई हैं, और सिंपल पेंडुलम की जो डिटेल है उसके मैंने सारे हर तरह के फॉर्मूले डेवलप किए हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम का भी जो क्या बोलते हैं ओमेगा वाला फॉर्मूला या टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला या फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला वो डेवलप किया गया है। और बाकी सारे मैंने कहा जो सिंपल पेंडुलम के पढ़े हैं वही उठाकर उसके ऊपर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम को लेकर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा 2 या 3 फार्मूले हैं जो मैंने अपने सिलेबस में तो डिस्कस नहीं किए क्योंकि मेरी स्पेसिफिकेशंस नहीं मांग रही। लेकिन हाँ, अगर आप उसका वो मैं आपको अक्सर अब कहना स्टार्ट हो चुका हूँ कि आप वो FSC वाली किताबें ले लें और जो चैप्टर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ उस चैप्टर को एक दफ़ा क्या कर लिया करें, FSC वाली किताब से भी पढ़ लिया करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके A लेवल की तो रिविजन होएगी और आपको उसका या उसका दूसरा कोई वर्जन भी पता चल जाएगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकेंगे या पढ़ सकेंगे। तो प्लीज़ लाजमी करें ये। आपको मैं एक आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पर डाला जा रहा है। आपको मालूम है जब आप A लेवल की तैयारी करते हैं तो A लेवल में हर चीज़ अनसीन है, मतलब हर फिनोमेना जितना नॉलेज ज़्यादा होगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ज़्यादा होगी, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। हाँ, अभी फिल वक्त अगर FSC की किताब के रटे नहीं लगते तो मैंने कहा भी नहीं है कभी रटे मारें, और जब एंटी टेस्ट की टाइम आएगा, जब प्रॉपर A2 खत्म हो जाएगा, एंटी टेस्ट की टीम आएगी, वो टीम ही डिफरेंट होगी, वो बंदे ही डिफरेंट होंगे, उनका तरीकाकार ही डिफरेंट होगा, वो जोर जबरदस्ती रटा लगवा के छोड़ेंगे आपसे, ठीक है जी। तो मैं जब तक आप A2 नहीं होता मैं रटे वाली मोड पर तो नहीं लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। मेरा मोड अभी भी कौन सा है, कॉन्सेप्चुअल मोड है, अंडरस्टैंडिंग वाला मोड है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस किताब को देख लें। इतनी भी बुरी किताब नहीं है, बड़ी एक हाँ थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज़्यादा है, एक एक चीज़ के बारे में वो भी बहुत घसीटता है बात को। लेकिन बहरहाल आप क्या करें, अभी मेरा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो मेरा मशवरा है आपको कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप क्या करिएगा, एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर आपने FSC की किताब खोलनी है, आपने उसको पढ़ने की कोशिश करनी है कि उसने स्क्रिप्ट कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इतना भी कोई बुरा नहीं लिखा होगा, बस एक सिंपल सा देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आने वाले वक्तों में आपने किस किताब को पढ़ना है या किसका इम्तिहान देना है। इम्तिहान उसके थ्रू ही आएगा बहरहाल, लेकिन मैं बिल्कुल उसको फॉलो करने को नहीं कहूँगा। बस कुछ नॉलेज जो उसका एक्स्ट्रा है आपको उस नॉलेज को वहाँ से हासिल करना है। बाकी अपना जो नॉलेज है सिंपल हार्मोनिक मोशन मिसाल के तौर पर डेफिनेशन है, उसने भी यही लिखी होगी। उसने अगर थोड़ी सी डिफरेंट लिखी है तो मैं चाहूँगा कि अपनी वाले पर स्टिक रहिएगा आप, बस उसका वर्जन वो क्या कहता है वो सुन लीजिएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसने भी वही लिखा होगा, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन हमने लिखी है उसने भी वही लिखी होंगी। क्या पता उसके ड्राइव करने का तरीका कुछ और हमारे ड्राइव करने का तरीका कुछ और हो, तो जरूरत ही नहीं है उसके ड्राइव करने के तरीके को फॉलो करने की, जस्ट देख लेने की जरूरत है, फॉलो नहीं करनी उसकी हर चीज को। लेकिन आप देखने से क्या होगा, थोड़ा मेच्योरिटी ज्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग ही ज्यादा होगी। तो खैर बहरहाल, और जो भी अभी मुझे आजकल बच्चे कह रहे हैं सर मेरा कल NET है, मेरा परसों NET है, बेटा होता रहे, जिस दिन आपका NET है जाएं वो देकर आए। मुझे ना मैंने क्लास की टाइमिंग्स किसी की चेंज करनी है, ना मैंने कुछ और चेंज करना है, ना आपको छुट्टी देने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर किसी का NET का टेस्ट एग्जैक्ट उस टाइम में आ जाता है जिस टाइम में मेरी क्लास चल रही है, तो आपको इजाजत है जाके आप NET का टेस्ट देना जाए। मेरी क्लास बेशक अगर आपकी उस दिन के लिए मिस होती है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसका वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं बहरहाल। लेकिन एक उस फेज में लाजमी चले जाएं। मुझे खुशी हो रही है कि कुछ बच्चों ने किताबें ले ली हैं, लेकिन वो किताबें लेके कहीं संभाल के डब्बे में बंद करके नहीं रखनी है। उन किताबों का मकसद क्या होना चाहिए, जो चैप्टर मैं यहाँ से खत्म करूँ उस चैप्टर को जस्ट एक दफा रिवाइज करने के लिए वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे वो कुछ पढ़ा रहा होगा, वो आपको शायद समझ ही ना आ रहा हो कि वो किधर चला गया है, तो उसके लिए हम आपकी कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई क्लासेस भी अरेंज करेंगे बहरहाल।
सो अभी मैं आता हूँ वापस अपनी ये ऑसिलेशंस वाली या सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली स्पेसिफिकेशंस की तरफ। और उन स्पेसिफिकेशंस में हम कहाँ थे, वो डैम्पिंग और रेजोनेंस का एक फिनोमेना है, वो मेरा रह गया है। डैम्पिंग मैंने काफ़ी हद तक आपके सामने डिस्कस कर दी थी कि जनाब साहब ये डैम्पिंग का क्या सीन है। कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स होती है, स्पेसिफिकली फ्रिक्शन, जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिसिपेट करती है, जिसकी वजह से एनर्जी की इक्वेशन अगर फॉलो की जाए तो उसमें क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। हाफ पे भी फर्क नहीं पड़ता, m पे भी फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा के स्क्वायर पे भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो एक्स नॉट पे पड़ता है। तो हम कहते हैं एनर्जी के डिसिपेट होने की वजह से या एनर्जी के लॉस होने की वजह से या टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द सिस्टम के डिक्रीज होने की वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो। अब मुसीबत यह है कि वो एम्पलीट्यूड का जो डिक्रीज होना है वो लीनियर नहीं है। डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, एक्सपोनेंशियल है। अब वो एक्सपोनेंशियल का प्योर मैथ्स क्या है वो तो मैथ्स वालों को पता है, फिजिक्स वालों को या बायोलॉजी वालों को इतना पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का मतलब क्या होता है। शुरू में बहुत ज्यादा डिक्रीज है, बाद में बहुत कम डिक्रीज है, या वक्त के साथ साथ डिक्रीज कम होता जा रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है। अच्छा, एक होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है, वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज क्या होगा, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो भी जिस क्वांटिटी की बात हो रही है, तो जो किस क्वांटिटी की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड की किस बात के बारे में, एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने की बात हो रही है। डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वो कहता है जी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियल। इफ जब भी क्या बोला जाए, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो कॉल इट क्या, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हम इसको बोल सकते हैं। और हमने उसको बोला भी है, और आई थिंक मैंने उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। और लास्ट टाइम आपने क्या किया दिखाएं जरा, वो आपने एक वो मैंने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को समझाने के लिए ग्राफिकल हेल्प ली है, ग्राफ के थ्रू डैम्पिंग समझाई है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की बजाय क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। और अक्सर पेपर वाला कहता है जी आप ड्रॉ करें, तो आपने भी ड्राइंग कैसे करनी है, आपकी ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप पहली दफा मतलब पहले टाइम पीरियड में डैम्पिंग कराएं तो कितनी कराएं, ज्यादा कराएं। अगले टाइम पीरियड में डैम्पिंग कराएं तो थोड़ी कम कराएं, उससे अगले टाइम पीरियड में डैम्पिंग कराएंगे तो और कम कराते रहें। इसका मतलब क्या है कि पहले एकदम से ग्राफ नीचे आ जाना चाहिए, फिर थोड़ा कम नीचे, मतलब आगे जाते जाते आपका कम नीचे जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ड्राइंग तो मैंने बनाई भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात, मतलब इसको मैं एक और तरह से कह सकता हूं, अगर पहली ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इज 1, पहली एम्पलीट्यूड का मतलब इनिशियली एम्पलीट्यूड इज 1, तो आप एक ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड को ले जाएं 0.5 पर, तो मतलब 1 से 0.5 पे चले गए। फिर आप अगले बार लेके जाएं 0.5 से 0.25 पे ले जाएं, मतलब 2.5 की कमी लें। फिर 2.5 से आगे मतलब उस तरह से लेके जाएं, मतलब ऐसा ना हो कि पहले में 0.5 तो अगले में दोबारा 0.5 कम, तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने अगर एक टाइम पीरियड के दौरान एम्पलीट्यूड की कमी कांस्टेंट रखी, लाइक 1 से 0.5, मैंने कहा जी पहले लम्हे में 0.5 का डिक्रीज आया है, और मैं कहूं अगले लम्हे में क्या हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो, तो अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है, होने को तो ही हो सकता है। इसको कहते हैं हैवी डैम्पिंग। क्या कहते हैं जी, तो यहां से आगे मेरे अगले टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। एक होती है लाइट डैम्पिंग, एक होती है हैवी डैम्पिंग, और एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग। तो लेट्स सी ये 3 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग्स क्या हैं, जिसमें वो हैवी, लाइट और क्रिटिकल का वर्ड स्पेसिफिकेशन वाले ने इस्तेमाल किया हुआ है। एक काम कीजिए, हेडिंग शेडिंग दीजिए, नाम क्या, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग्स। ऑफ कोर्स 3 कॉलम्स बनाएंगे, दो क्या, आपको 3 कॉलम्स लिखवाऊंगा मैं। Get damping,
दरम्यान में लिखें क्रिटिकल डैम्पिंग और दूसरी तरफ लिखें हैवी डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब कुछ डिस्कशन कर रहा था तो एकदम से मैंने एग्जांपल दी कि यार ये अगर आप क्या करें, पहली दफा में किधर आ जाएं, पहली दफा में 0.5 पर आ जाएं और दूसरी दफा में किधर आ जाएं, आप 0 भी चले जाएं, मतलब एकदम से किधर चले जाएं आप। तो वैसे मुझे बात है जो कल पढ़ी है, आपको उस डैम्पिंग के बारे में क्या ख्याल हो, कैसी डैम्पिंग है? वो लाइट डैम्पिंग है जी। कौन सी डैम्पिंग है वो? लाइट डैम्पिंग मतलब सर जी आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा थोड़ा वो कम होता जा रहा है। क्या कम होता जा रहा है? ऑसिलेशंस जो है वो डाई आउट होती जा रही हैं और एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। हाँ, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन का इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है और उस इफेक्ट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में वेस्ट होती जा रही है। और 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑसिलेशंस के बाद, ये जितनी भी काफी सारी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद ऑसिलेशंस बिल्कुल खत्म हो जाती। तो दिस शुड बी नोन एज क्या? दिस शुड बी नोन एज क्या बोलते हैं, लाइट डैम्पिंग। बट देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग्स एज वेल, जिसको स्पेसिफिकेशन ने कहा है क्या आपको हैवी डैम्पिंग का और क्रिटिकल डैम्पिंग का भी पता होना चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कह ली, जो कल पढ़ा है वो लाइट डैम्पिंग है, जिसमें आप क्या कहेंगे, सर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, ऑसिलेशंस होती रहती हैं काफ़ी सारी, और कोई 10-15 ऑसिलेशंस के बाद जाके काम खत्म होता है। अच्छा, अब हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग में जो मैंने आपको मिसाल दी है वो भी कोई खास इतनी ज़बरदस्त मिसाल नहीं दी है। एक्चुअल में जो किताब ने या स्पेसिफिकेशन ने लिखा है हैवी डैम्पिंग के लिए, कहते हैं जी हैवी डैम्पिंग ऐसी होती है कि सिस्टम ऑसिलेट करने लगता है और ऑसिलेट करते ही आप जब उसको ऑसिलेट होने की इजाज़त देते हैं तो जो डैम्पर है, डैम्पर मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो है जिसने उसको रोकना है, तो वो इस तरह से एक्ट करता है कि ऑसिलेट नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? हैवी डैम्पर की बात कर रहा हूं। जो हैवी डैम्पिंग में क्या होगा, वो सिस्टम को ऑसिलेट नहीं होने देगा, जिधर भी होगा, जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, वो उसको वहां से किधर, वहां से क्या बोलते हैं, मीन तक वापस लाने में अच्छा खासा टाइम लगाएगा। क्या करेगा? अब पहले इसको इमेजिन करेंगे, सर ये आप क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए गौर से मैं क्या कह रहा हूं। एक तो होता है जी आप किसी चीज को डिस्टर्ब करें, छोड़ दें तो वो फ्री ऑसिलेट करता रहे, फ्रिक्शन हो तो डैम्प्ड ऑसिलेट करता रहे, और लाइट डैम्पिंग होती रहे, थोड़ा थोड़ा कम होते होते खत्म हो जाए। एक होता है आप डिस्टर्ब करें, छोड़ दें, वो ऑसिलेट होना चाहे लेकिन पूरी ऑसिलेशन उसको होने के लिए कोई इजाजत ना दे, और उसको कहा जाए तुम सिर्फ किधर तक आ सकते हो, मीन तक तुम जा सकते हो, लेकिन आस्ता आस्ता आराम से सुकून से जाना है तुमने मीन तक, और वहां जाके रुक जाना है तुमने। एक ये सिचुएशन है। अच्छा, एक और सिचुएशन भी है। वैसे क्या किया जाए, किसी को डिस्टर्ब किया जाए, उसको कहे तुम्हें ऑसिलेट होने की इजाजत नहीं है, वापस मीन तक जाने की इजाजत है, 1 मिनट के अंदर अंदर मीन पे पहुंचो। ये होगी क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, अब मिसाल तो मैंने दे दिया है कि ऑसिलेट नहीं होने देना, रेजिस्टिव फोर्स ने इतना ज्यादा होना है कि उसने कहना भाई ऑसिलेट तो तुम्हें नहीं होने दे सकते, कहां तक जाने देंगे, वापस मीन तक या इक्विलिब्रियम तक या रेस्ट तक तुम चले जाना। एक सिचुएशन ऐसी है कि बहुत चलो जितना मर्जी टाइम लेके चले जाना। एक सिचुएशन कैसी है, 1 लम्हे के अंदर अंदर मीन पे पहुंचो और कहानी खत्म करो। ठीक है, अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मेरे इस रूम में आई थिंक एक मेरी जो घड़ी की सुई है, सेकंड्स वाली सुई, सेकंड वाली सुई डिस्टर्ब होती है, खड़क। तो आपने देखा होगा कोई बहुत ही कोई पुराने जमाने की घड़ियां हो या किसी का नीडल खराब हो, तो जब वो इधर जाता तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। वो ऐसा था साथ ही फारक सी घड़ी है कोई, इसकी नीडल वाइब्रेट होने के बाद उधर जाती है तो रुकती ही नहीं है, वो तो उधर ही ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा, अच्छी घड़ियां और जो थोड़ी मतलब जो घड़ियां होनी चाहिए उनकी सुई के अंदर क्या लगा होना चाहिए, एक डैम्पर लगा होना चाहिए।
उस डैम्पर को करना क्या चाहिए कि जब वो सुई को झटका लगे, तो जब उसको झटका लगे ना, मतलब जो सुई ने 1 सेकंड बाद झटका खाना है, तो उस झटके के बाद उसको चाहिए कि सुई को कहे एक लम्हे में तू इधर रुकेगी रुकेगी भी। ये क्रिटिकल डैम्प, उसके अंदर डैम्पर ऐसा हो जो क्रिटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी भाई? ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। गाड़ी के शॉक में क्या होना चाहिए? पता चले आपको गाड़ी से झटका लगे और गाड़ी फिर वो रेल डब्बे की तरह यूं 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 होती रहे, ठीक है। अब खैर रेल के डब्बे का शॉक एब्जॉर्बर दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर होता है। मुसीबत उसमें क्या होती है, रेल की पटड़ी पे हर फुट के बाद गैप होता है। ये जो आपको रेल में छका वाली फीलिंग है, उसका शॉक एब्जॉर्बर खराब नहीं है। उसके शॉक एब्जॉर्बर से बेहतरीन दुनिया का शॉक एब्जॉर्बर ही किसी गाड़ी में नहीं होता। वो इतना हैवी मशीन होता है, वो इतनी हैवी रेल होती है, इतनी हैवी डब्बा होता है रेल का कि उसका वो एब्जॉर्बर शुक्र है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। वो जो मुसीबत होती है बार बार झटके खाने वाली, वो बार बार झटके किस वजह से खाए जाते हैं? जो रेल का ट्रैक है, ट्रैक के अंदर एवरी आफ्टर पता नहीं मेरे ख्याल से 2.5 फुट के बाद या 1-1.5 मीटर के बाद बीच में गैप छोड़ा होता है उन्होंने, तो झटका तो खाना ही खाना है उसने, ठीक है। और शुक्र करें वो इतने लंबे से, हमारी तो रेल गाड़ियां वो बाबा कैद आजम वाली चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं। नहीं तो हमने कोई बनाया ही नहीं, हमारे पास नया कुछ बनाने के तो पैसे ही कोई नहीं है, ठीक है। खैर बहरहाल जो भी सिचुएशन है वो चल रही है अभी भी, ठीक है। और वो कोई एक आदि खराब हो जाए तो रेल, पाकिस्तान रेलवे को मुसीबत पड़ जाती है कि उसको क्या करें। कहते हैं यार उसको, कहते हैं नहीं इसको ठीक करो, इसी का वो पुर्जा लाओ और उसको ठीक करो, वही लगा के चला रहे होते हैं। तो उनके डैम्पर्स बड़े अच्छे लगे होते हैं। लेकिन बहरहाल गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आपकी मिसाल है कि अगर आपको झटका लगता है गाड़ी में और मैं कहूँ जी लाइट डैम्पिंग हुई हुई है, तो गाड़ी ना पुत्र एक चौक से अगले चौक तक यूं 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 ही करती रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो, हाँ एग्जैक्टली, फॉक्सी वाली गाड़ी अगर है और उसका शॉक एब्जॉर्बर खराब है तो वो काफी लंबे अरसे तक आपको वो झूले की फीलिंग देता रहेगा। अच्छा, सो कहने का मतलब ये है कि जब डिस्टर्बेंस हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, मेन पोजीशन से आप डिस्टर्ब हो गए हैं, तो अब आप ये नहीं है कि सर जी हम बस ऑसिलेट ही करते रहेंगे, ठीक है। हमें ऑसिलेशंस को समटाइम्स क्या करना है, या तो एकदम से रोकना है, या फिर हम कहेंगे यार पता ना चले, बेशक टाइम ज्यादा ले लो। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो रूम का दरवाजा है, सर जी जरा दरवाजा खोलेंगे या बंद करेंगे, बल्कि एक भैया आ गए, भाईजान जरा दरवाजा डिस्टर्ब करें। हाँ बस ठीक है, आप छोड़ दें, डिस्टर्ब करके छोड़ दें भाई, बस छोड़ दें, बल्कि थोड़ा बंद करने की तरफ। हाँ बस छोड़ दे, जा रहे। अच्छा कुर्सी पड़ी है, ओ भाई कुर्सी हटाएं। हेलो जी, भाई ने दरवाजे को क्या किया है, डिस्टर्ब या डिस्प्लेस किया है। दरवाजा स्लो मोशन में है, दरवाजा क्या कर रहा है, दरवाजे की डैम्पिंग कैसी है, हैवी डैम्पिंग है। क्या है जनाब साहब, वो ऊपर कोने में चुटकिली लगी हुई है, ऊपर आपको एक स्प्रिंग नजर आ रहा है बेटा, उसके ऊपर हाथ रखें, इसके ऊपर, यस, व्हाट इज दिस, दिस इज हैवी डैम्पर। ये डैम्पर क्या कर रहा है, ये कहता है भाईजान तुमने डिस्टर्ब कर लिया है, अब मैं आराम से सुकून से ना इसको नींद तक पहुंचा कर छोड़कर अपना काम करूंगा। तो ये कौन सी डैम्पिंग हो रही है, इधर जो स्प्रिंग लगाया होगा या इधर उन्होंने जो भी उस मशीन के अंदर कुछ फिट किया होगा, वो किस इंजीनियरिंग की बुनियाद पर फिट किया होगा। बस वो कहता है जी आप नाम सीखें, बाकी स्प्रिंग कैसे लगाने हैं, तो बीच में ऑयल कौन सा लगाना है, तो साइंस कैसी बनानी है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके हम आपको सिखा देंगे। आप सिर्फ ये सीख लें कि ये मतलब क्या है, लाइट डैम्पिंग का मतलब क्या है, और हैवी डैम्पिंग का मतलब क्या है, और क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या है। अच्छा, कुछ दरवाजे होते हैं वो क्या कहते हैं उसको हम ये किचन कैबिनेट वाला समटाइम डोर होता है, उसको आप यूं करके जाएं तो वो तो वाइब्रेट ही होता रहता है। समटाइम कुछ डोर्स होते हैं वो तो उनमें कोई डैम्पर ही नहीं लगा होता। समटाइम होता है वो एकदम से उसको खड़क करके वापस, चलो भाई आगे सुकून आ गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस वक्त आपको ढेर सारी एग्जांपल्स नहीं देना चाहता, मैं बस आपको एक एग्जांपल मेरी काफी है कि जनाब साहब आपने कुछ ना कुछ स्प्रिंग या कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे। एयर तो एक लाइट डैम्पिंग वाला कॉज करती है, एयर ने हैवी डैम्पिंग या क्रिटिकल डैम्पिंग, मतलब उसने एकदम से बंदे को नहीं रोक देना। उसने कहना अच्छा यार तुम कर लो, झूले ले लो जितने तुमने लेने हैं, लेकिन 3-4 झूलों के बाद झूले खत्म हो जाएंगे। तो 3-4 झूलों के बाद झूले खत्म होंगे, दिस इज लाइट डैम्पिंग। लेकिन अगर झूले ही ना मिले, है जी, अगर झूले ही ना हो तो फिर तो वो या हैवी डैम्पिंग होगी या क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब कोई झूला ले रहा है और आप कहें आप उसका झूला पकड़ लें, तो व्हाट आर यू देन, यू विल बी द क्रिटिकल डैम्पर और यू विल बी हैवी डैम्पर।
अच्छा आप पकड़ के उसको कह तुझे आराम से पहुंचाऊंगा यहाँ तक, तो आप कहें नहीं चल भाई इधर आना, जरा उतर इधर से, तो ये क्या हो गया है, ये होगी क्रिटिकल डैम्पिंग। लेकिन बहरहाल वो जो एग्जैक्टली बदमाशी इज दैट क्रिटिकल डैम्पिंग वाला फिनोमेनन। तो बहरहाल जो आपने 3 कॉलम्स बनाए हैं उस तरह को डेफिनेशन लिखते हैं। एक बात क्या किया आपने, लाइट डैम्पिंग, इधर क्या जी हैवी डैम्पिंग, और बीच में मैं क्या लिखवाऊंगा जी क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, बताएं जनाब साहब व्हाट इज लाइट डैम्पिंग, व्हाट इज लाइट डैम्पिंग को कैसे डिफाइन करूं? इट्स अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बट विद क्या, बट विद अ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो लिखिए जी, इट्स अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच, it is a type of damping in which, it is a type of damping in which the system continues to oscillate about the mean position the system continues to oscillate about the mean position, system continues to oscillate about the mean position with an exponentially decreasing amplitude, with an exponentially decreasing amplitude, with an exponentially decreasing amplitude with respect to time, with an exponentially decreasing amplitude with respect to time. Its examples are exponentially decreasing amplitude with respect to time. Its examples are the simple pendulum in air, simple pendulum in air, simple pendulum in air, सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही हो सकती है, या जो स्विंग इन द पार्क वो एग्जांपल ले लें, वो भी उधर उसके ऊपर भी तो एयर का इफेक्ट होता है, स्विंग इन द पार्क। आई थिंक 2 एग्जांपल्स काफी हैं, मैं मजीद नहीं लिखवाना चाहता। आगे चलें जी जरा, हैवी डैम्पिंग की तरफ चलेंगे। इधर क्या लिखवाऊं, इट्स अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच, it is a type of damping in which the system is not allowed to oscillate. It is not allowed, in which the system is not allowed to oscillate, rather it comes, yeah, it is brought, rather it comes, yeah, is brought to what? It comes, yeah, is brought to the mean position. Rather it comes, yeah, it is brought to its mean position. Rather it comes to its mean position, yeah, is brought to rest. 2 जुमले बनते हैं, it comes to its mean position, yeah, it is brought to rest. In what? In a long period of time. In a long period of time. In a what? In a long period of time. Is brought to rest, yeah, it comes to mean position. It comes to mean position, yeah, it is brought to rest in a long period of time. उसकी एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको क्या दिया था जी, ये जो डोर है, ठीक है जी, लिख दें जी, एकेडमी की क्लासरूम का डोर, डोर ऑफ द क्लासरूम। जी बिल्कुल, इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि हैवी डैम्पिंग का कोई ना कोई सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ होगा, डोर ऑफ द क्लासरूम। क्योंकि हर दरवाजा ऐसा नहीं है, कुछ दरवाजे जो हैं वो एकदम से नॉर्मली बंद हो जाते हैं,
कुछ दरवाजे जो हैं वो इस तरह से आराम से बंद होते हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं वो बंद ही नहीं होते हैं, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो वो उनके साथ क्या होता होगा, उनमें लाइट डैम्पिंग, जिनको ऑसिलेट करने की इजाजत दे दी आपने, वो लाइट डैम्पिंग है। ठीक है जी। अगर आप ऑसिलेट ही ना करने दें और उसको जिधर तुम हो वहां से आराम से क्या करो, मेन पोजीशन तक आ जाओ, 1 मिनट में आ जाओ या ढेर सारे मिनटों में आ जाओ, तो उसको क्या कहेंगे, या हैवी डैम्पिंग कहेंगे या क्रिटिकल डैम्पिंग कहेंगे। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कौन सी सिचुएशन है उसकी तरफ जाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ डैम्पिंग इन विच, यहां पे भी सिस्टम इज नॉट अलाउड टू ऑसिलेट। It's a type of damping in which the system is not allowed to oscillate. It's a type of damping in which the system is not allowed to oscillate. Rather, critical है जी बिल्कुल। It's a type of damping in which the system is not allowed to oscillate. Rather, it क्या जनाब, it comes to mean position, या it is brought to rest. Rather, it comes to mean position, या it is brought to rest in the shortest possible time. In the shortest possible time. Brought to rest, yeah, comes to mean position in the what? In the shortest possible time. For example, shock absorbers of the car, कि वो नहीं चाहेंगे कि आपको काफी देर बाद मीन तक लाएं, वो कहेंगे कि बस झटका लग गया है। तो शॉक अब्जॉर्बर ऐसा होना चाहिए कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो ऑसिलेशन वाली या झटके वाली फीलिंग ही क्या हो रहा है, वो फीलिंग ही खत्म हो रहा है। या फिर जो नीडल्स होती हैं, आपकी घड़ियों की नीडल हो जाए या किसी भी स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है वो ले ली जाए। हाँ, गन भी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है उसकी, कि गन का जो झटका है वो तो बहुत जोर का झटका है, ठीक है, उसके अंदर भी कोई ना कोई स्प्रिंग्स ऐसे लगे होने चाहिए कि वो आपके आपको एक मतलब पता चले आपने फायर किया तो आधे करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्लाशनकोफ में तो बहुत सारा वो, खैर बात जो भी है सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं, वहां भी कोई ना कोई क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पर ही होगा। तो मैं 1-2 मिसालें दूंगा बस। एक तरफ शॉक अब्जॉर्बर ऑफ द कार, और साथ दूसरी एग्जांपल क्या देते हैं, नीडल्स ऑफ द व्हाटएवर स्पीडोमीटर या क्लॉक्स की एग्जांपल देते हैं। सर हैज टू से समथिंग। क्या बोले, सॉरी मैं समझा नहीं। लाइट क्लोज और सॉफ्ट क्लोज में फर्क हो जाता है ना सर, वो सॉफ्ट क्लोज कर देता है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉफ्ट क्लोज डोर, ओके ओके सर जी, वो आराम से दरवाजा बंद हो रहा है। हाँ ठीक है सर जी, एक लफ्ज बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। सो लेकिन हमारी स्पेसिफिकेशन में हम ऐसा कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमें जो कहा है हम उतना पढ़ेंगे। हमें वो कहता है लाइट पढ़ो, हैवी पढ़ो और क्रिटिकल पढ़ो। हमने 3 लफ्जों के इर्द गिर्द घूमना है। अच्छा, डोर का नाम दे रहे हैं आप, ओके वो तो मैंने उसको क्या दिया, एकेडमी का डोर। चलो सर से कह रहे हैं सर वो एकेडमी का डोर लिखने की बजाय क्या लेते हैं, सॉफ्ट क्लोज डोर लिखे जी, ये बोलते हैं इसको, माय मिस्टेक जी, सॉफ्ट क्लोज डोर। अंग्रेजी नहीं आती सर मुझे, मुसीबत सारी है जी। उसी के आगे लेते हैं, एकेडमी के डोर के आगे जहां पे आपने हैवी डैम्पिंग लिखा है उधर एकेडमी के डोर के आगे क्या लिखते हैं जी, सॉफ्ट क्लोज्ड डोर। दूसरा क्या होगा सर, जो है ना जो एकदम से जो बंद होगा जी सर, उसको लाइट डैम्प के लिए टॉयलेट सीट का है सर। क्या कहा है, टॉयलेट सीट सर। दूसरे दरवाजे को क्या कहते हैं ये पूछ रहा हूँ यार, इसको कहते हैं सॉफ्ट क्लोज डोर, तो दूसरे दरवाजे को क्या कहते हैं। अच्छा नेट से एग्जांपल्स ढूंढ रहे हैं, चलें, अच्छा 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 ठीक है, हार्ड क्लोज डोर, चलो बनाऊंगा, ठीक है जी। तो अब ऊपर से पहले मैं क्या बना लूँ, विद दिस आई हैव गॉट 3-4 कलर्स, तो ब्लैक के साथ जो बनाऊंगा दैट इज दिस इज क्या जनाब, दिस इज दोज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। फिर मैं ब्लू के साथ अगर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड वाली कैसे करूं,
आई वांट कि पहले स्टेप में बहुत ज्यादा कमी आ जाए। लेकिन एक बात है, वैसे क्या चेंज नहीं होना चाहिए? ओमेगा चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, टाइम पीरियड चेंज, तो जो जहां जहां एक्स इंटरसेप्ट थे वो मैं चेंज नहीं करना चाहता। हेलो जी, आपने चेक किया है कि मैंने इस पॉइंट को चेंज करने की कोशिश नहीं की ताकि उसका टाइम पीरियड चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, किया क्या है, एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। पहले एम्पलीट्यूड में ज्यादा कमी लाने की कोशिश की है, फिर एम्पलीट्यूड में कम कमी लाने की कोशिश की है। खैर बहरहाल ऑसिलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशंस हो रही हैं विद क्या, with decreasing, with an exponentially decreasing amplitude with respect to time. What is this blue one? I believe this blue is light damping का phenomena है। Okay, अब चलते हैं जनाब साहब किसकी तरफ, heavy damping की तरफ जाएंगे जी। heavy damping में क्या लिखा है आपने? System is not allowed to oscillate. If it is not allowed to oscillate, तो मैं ऊपर नीचे तो करूंगा नहीं ग्राफ को, किधर करूं? उसको मीन तक लेकर आना है। कहां से? इतना डिस्प्लेस किया हुआ आपने, यहां से किधर लेके जाना है? इधर तक लेके जाना है। इन व्हाट टाइम? इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज मेंट बाय इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? आई थिंक इसको ना ऐसे, हेलो जी, आई बिलीव इतना काफी है। इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी है कि आपने क्या किया, उसको ऑसिलेट तो होने नहीं दिया, उसको आपने इधर तक ले आया। किसी को मसला जी इस बात से? अच्छा, अगर मैंने क्रिटिकल डैम्पिंग बनानी है तो इन व्हाट, एकदम ऑसिलेट इसको भी नहीं करने दूंगा और क्या करूंगा, मीन तक लेकर जाऊंगा इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो उसके लिए क्या करूं? हेलो, मतलब ये मीन एक्सट्रीम से मीन तक ले गया हूं कितनी देर में? कम से कम वक्त में। अब कम से कम मुझे तो नहीं लगता था, कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा वो है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां पे जो मैंने 4 चीजें बनाने की कोशिश की है, ठीक है जी। सर जी आसिम, सर आसिम चेक करें जरा, इंटरनेट भी यही कह रहा है। इसी तरह का ग्राफ है, इसको उसने बहुत आगे लेकर गया है। हैवी डैम्पिंग को कितना आगे लेकर गया वो? चेक करें जी, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग के स्केच में मैं तो हैवी डैम्पिंग को मैंने जितना आगे लेके जा सकता था मैं ले गया हूं, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे जो मैंने बनाया है, आप इसको साइड पे की देना चाहते हैं तो दे दीजिए। दिस ब्लैक वन इज क्या, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, और यहां जो मैंने ब्लू वाला बनाया है ये क्या है? ब्लू वाला इज कौन सा वाला? लाइट डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, या सिंपल है कि लाइट डैम्पिंग है। फिर जो ग्रीन वाला है, व्हाट इज दैट ग्रीन वाला? ये क्या है जी? यहां पे मैंने हैवी डैम्पिंग शो की है विद दिस ग्रीन। एंड व्हाट अबाउट दिस रेड वन? दिस इज दैट क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग है वो इंटरमीडिएट में है, दरमियान में है, और ओवर डैम्प सर नीचे से है, और जो अंडर डैम्प है वो काफी ऊपर। मैं कुछ और पूछ रहा हूं सर जी, मैं बस पूछ रहा हूं, उतना जवाब देंगे। हैवी डैम्पिंग को कितना टाइम लिया उसने? 1 टाइम पीरियड लिया है, 2 टाइम पीरियड लिया है, कितना टाइम पीरियड लिया है? ओके ठीक है, छोड़ दें, इतना ही है। जैसे बना हुआ ये वाला ग्राफ है, किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। एनीवन? हमने 3 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग शो की हैं। उसने कहा था पहले उनको डिफाइन करें, फिर उसने कहा था उन टर्म्स को, मतलब उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करें, फिर कहता हूं टर्म्स का ग्राफ शो करें, या ग्राफ बना हुआ होगा तो वो कह देगा भाईजान बताएं इनमें से लाइट डैम्पिंग कौन सी है, बताएं इनमें से हैवी डैम्पिंग कौन सी है, और बताएं इसमें से लाइट डैम्पिंग कौन सी वाली है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन?
आगे चलेंगे जनाब साहब। आई थिंक I like the clock hand one. विच वन? Clock hand one. हाँ The critical doesn't it come back? वापस नहीं आती. ओके देखें आपने किया क्या है। आई बिलीव ये जो अगर आप उसका हैंड क्लॉक का वो जो सेकंड्स वाला हैंड है वो देखें, जैसे ही उसको झटका लगता है, व्हाट इज दैट झटका लगना? नो इट्स नॉट द एम्पलीट्यूड, इट्स लाइक डिस्प्लेसिंग। क्या करना आपने उसको? डिस्प्लेस करना, आपने उसको झटका दे दिया, वाइब्रेट कर दिया, कुछ भी आपने उसको कर दिया। जब उसको आप झटका लगाते हैं तो जब वो अगले सेकंड पे जाता है, अगले सेकंड पे सुई एकदम से रुकती है या अगले सेकंड में यूं करती है? एकदम से रुकती है। अगर वो अगले सेकंड पे जाकर भी थोड़ी हिल रही हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? लाइट डैम्पिंग बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे जी? लाइट डैम्पिंग बोलेंगे। लेकिन अगर अगले सेकंड पे जाकर एकदम से वो खड़क रुक जाए, थोड़ी देर खड़क करके रुक जाना, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग, अच्छा इसने लफ्ज मुख्तलिफ इस्तेमाल किया ना, तो हमारा ये लफ्ज नहीं है। अंडर डैम्प का लफ्ज भी हमारा नहीं है, स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग भी लफ्ज हमारा नहीं है, एक क्रिटिकल डैम्पिंग का लफ्ज है और एक हैवी डैम्पिंग किधर है? कोई और ग्राफ दिखाएं। ये ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, इन 3 लफ्जों वाला ग्राफ चाहिए जिसमें से स्ट्रॉन्ग, लाइट और क्रिटिकल की कंपैरिजन हो रही हो जी। तो नंबर साहब जरा गौर से सुनेंगे प्लीज, बच्चों बातें बंद करें। वो कहते हैं सर जी मुझे घड़ी की सुई समझ नहीं आई कि आपने उसको कैसे रिलेट किया है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो घड़ी की सुई है, जब आपकी सुई एक सेकंड से अगले सेकंड पे जाती है, फिर उससे अगले सेकंड पे जाती है, फिर उससे अगले सेकंड पे जाती है, तो पता होता क्या है? घड़ी की उस सुई को हर सेकंड बाद आप जर्क दे रहे हैं, ऐसे ही है। आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे ही है। आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, जब आप उसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो आप उसको न्यू पोजीशन पे जाकर क्या करने को कहते हैं? रुक जाने को कहते हैं। अच्छा, वैसे उसको अगर उसके अंदर कोई डैम्पिंग शैपिंग का फिनोमेना ना होता और आप फिर भी उसको कहते हैं कि अगले सेकंड पे जाकर रुक जाओ, पता उसने अगले सेकंड पे जाकर रुकते हुए क्या करना था? क्या अगले सेकंड पे रुकते हुए उसने ऑसिलेट करता रहना था, फिर उससे अगले सेकंड में क्या करना था? ऑसिलेट करता रहना था, फिर उससे अगले सेकंड में क्या करना था? तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये सुइयों वाले जो एनालॉग मीटर्स हैं, तो बहुत ही कोई थकी हुई कंपनी का कोई एनालॉग मीटर हो किसी भी चीज को मेजर करने का, तो उसमें समटाइम ऐसा होता है, उसकी सुइयां जो है ना वो, बल्कि मैं उसका आपको ज्यादा अच्छी मिसाल देता हूँ। आप में से किसी के पास CD70 वाली बाइक है जी? आशिर, उसका जो स्पीडोमीटर है उसमें सुई लगी हुई है या डिजिटल है? सुई लगी हुई है। अच्छा, उस सुई में मतलब जैसे आप स्पीड लगाते हैं तो वो अगर सुई 70 पे चली जाए या 80 पे चली जाए या जिधर भी 120 में नहीं आ, चलो मिसाल 80 पे चलेगी वो स्पीड, जब स्पीड 80 पे चलेगी तो सुई 80 पे रुकी रहती है, क्या करती रहती है? वो सुई ना 80 पे जाके वाइब्रेट करती रहती है, नाचती रहती है, लाइक ऑसिलेट करती रहती है। उसकी वजह पता है क्या है? वो CD70 है, सस्ता है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उसके ऊपर पैसे खर्चा किए ही नहीं। हाँ, अगर आप कहें कि सर जी मैंने हार्ले डेविडसन लेना है, तो उसमें अगर स्पीडोमीटर लगा हुआ है, उसकी सुई क्या करेगी? वो तो उसने अगर वो अदरवाइज फिर वो हार्ले डेविडसन नहीं होगा, ठीक है, वो उसका चाइना मॉडल होगा। आजकल है वैसे चाइना मॉडल भी आए हुए, बड़े अच्छे अच्छे चाइना मॉडल आए हुए। तो उनकी सुई क्या करती होगी? उसके अंदर उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की होगी, कोई डिजाइन किया होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल लगाया होगा। बुलाता हूं सर 2 मिनट। तो क्या होगा? जो भी उन्होंने लगाया होगा वो करेगा क्या? वो सुई को अगले लम्हे पे जाकर, ये जिस भी लम्हे पे पहुंचाना है उस लम्हे पे पहुंचा करके भाई हिलना मत यहां से, क्या ना करना। कैसे? एक ही सेकंड में। अब आप कहेंगे मैंने स्पीड लगाई और 40 से 80 पे चला गया, तो 80 पे जा भाई, सुई को चला जाना चाहिए 80 पे, 80 पे जाकर रुक जाना चाहिए, वहां पे ऑसिलेट नहीं करना चाहिए। तो अगर उसको ऑसिलेट कोई नहीं करने दे रहा, कौन नहीं करने दे रहा? कोई डैम्पर। अब वो डैम्प अगर ऑसिलेट नहीं कोई करने दे रहा तो या वो हैवी डैम्पिंग हो रही है या वो, अच्छा, अब हैवी डैम्पिंग में और क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या फर्क चल रहा है? मेरा स्क्रिप्ट ये कहता है कि हैवी डैम्पिंग क्या करती है? ऑसिलेट नहीं करने देती, लेकिन जिधर भी बंदा है उसको वापस लेकर आती है मीन तक लंबे अरसे के बाद। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या करती है? ऑसिलेट तो वो भी नहीं करने देती। उसने क्या करना है? उसने उस बंदे को लेकर आना है वापस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम अपनी। तो आई थिंक वो जो नीडल के साथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपनी स्टैटिक पोजीशन पर लाना है, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग। उसके अंदर ऐसा कोई ना कोई इंजीनियरिंग हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब मुसीबत ये है, ये जो लाइट डैम्पिंग है ना, ये नेचुरल फिनोमेना है। जहां तक हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग का ताल्लुक है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये इंजीनियरिंग का फिनोमेना है।
या आपको डिजाइन करनी पड़ेंगी ऐसी चीजें जो जब कभी किसी को आप चाहते हैं जी बंद दरवाजा बंद हो जाए लेकिन आराम से सॉफ्ट क्लोज डोर हो, तो आप इधर कोई हैवी डैम्पिंग का मशीन इंस्टॉल कर लेंगे। आप जहां जाते होंगे सर जी क्लोज हो, ऑसिलेट ना करे, क्लोज हो और जल्द से जल्द क्लोज हो, तो आप वहां पे कोई ऐसा डिजाइन करेंगे कि वहां पे क्रिटिकल डैम्पिंग डिजाइन होती हो। मैं काम कर देता हूँ, एक काम करें, ये ग्राफ्स खत्म करने के बाद एक नोट भी लिख दें कि जो लाइट डैम्पिंग होती है, सर ला के दिखा दें। लाइट डैम्पिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना, एंड पे जाके एक नोट लिखे जी, लाइट डैम्पिंग इज अ नेचुरल फिनोमेना whereas heavy and critical damping, किधर लिखा हुआ है ये वाला, ये इसको उधर लेकर गया और वो इसको उधर लेकर गया, बस ठीक है ऐसे ही ऑलमोस्ट, मतलब मैं आगे वाला ना पढ़ाऊं, इतना पढ़ा दूं तो काफी ठीक है। जो इंटरनेट से उन्होंने ग्राफ उतारा है उसमें ना वो इसको पता किधर लेके जा रहे हैं, ऐसे बहुत लंबे, मतलब वो एंड पे जाके हॉरिजॉन्टल कर रहा है, और इस वाले को क्या कर रहा है, अच्छा यहां उसने वैसे ड्रामा लगाया, ये मैंने ये वाला ड्रामा नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे ला के उसका ओरिजिनल किया, लेकिन मैं उसका नहीं पढ़ाना चाहता, मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि उसने कहा जी इसको जल्द से जल्द क्या करो, जल्द, अच्छा इसको जितना जल्दी वो यहाँ लाने की कोशिश करेगा, मुसीबत होती है, इंटरनेट कहता है भाई उसको थोड़ा सा एक जर्क यहाँ शायद लग जाए और वो फिर बिल्कुल आप उसको क्या कर देना, उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल कर देना। ये उसने लाइट डैम्पिंग में एक अजीब सी यहाँ पे रफड़ डाली है जो मेरे सिलेबस की नहीं है, तो मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा। हाँ इसको मैं कर देता हूँ कि इंटरनेट कहता है यार ये इसको तुम कैसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम कह सकते हो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए और आगे ले जाओ, कितना जी वो करके वो आगे तक लेके जाओ, तो ले जाए जी। बहरहाल जो भी है, जो मैं समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसको ना इतना ज्यादा ऐसे नहीं, थोड़ा और आगे 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 इधर तक कहीं लेके जाए तो आप उसको हैवी डैम्पिंग कहेंगे। बहरहाल होपफुली आपके सवाल खत्म हो जाने चाहिए। जो मैं नोट लिखवा रहा था उसको मुकम्मल कर देता हूं। क्या नोट लिखवा रहा था, लाइट डैम्पिंग इज अ whereas heavy damping or whereas heavy and critical damping is to be designed whereas heavy or critical damping is to be designed by engineering, और मुझे लगता है इंजीनियरिंग होगी भी क्या, स्प्रिंग्स होंगे, कोई ऑयल्स होंगे, आई थिंक डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स एंड ऑयल्स इस्तेमाल करके एक काम करें, क्या इंजीनियरिंग होगी उसको भी अंडरलाइन कर लें। आई बिलीव इंजीनियरिंग में शायद वो स्प्रिंग्स इस्तेमाल करते हैं, और जो बुनियादी तौर पर शॉक अब्जॉर्बर्स का फिनोमेना है, किसी ने शॉक अब्जॉर्बर को खुला हुआ देखा है, क्या होता है उसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं और कोई ऑयल्स भी इस्तेमाल हुए होते हैं। आई थिंक इट्स by using different types, numbers and combinations of springs. इंजीनियरिंग को अंडरलाइन करें जी, क्या इंजीनियरिंग होगी, by using different types, numbers and combinations of springs and oils. Different types and numbers and combinations, मतलब कुछ सीरीज में लगा दिए, कुछ पैरेलल में लगा दिए, तो एक साइंस बनेगी, कुछ ना कुछ क्या साइंस होगी। मैंने तो एक ही स्प्रिंग पढ़ाना है, मैंने आपको स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस, मुझे लगता है शायद मैंने पिछले साल कहीं हमारा एक था हुक्स लॉ वाला, उसमें कहीं वो दो स्प्रिंग लगे हैं, यूं लगे हैं तो क्या होगा, वन आफ्टर दी अदर लगे हैं तो क्या होगा, दो ऊपर लगे हैं तीसरा नीचे लगे हैं तो क्या होगा। उधर हमने कुछ क्या पढ़ा था, एक्सटेंशन पढ़ी थी, बल्कि नहीं, हर अरेंजमेंट का स्प्रिंग्स कांस्टेंट पढ़ा था कि हर अरेंजमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट मुख्तलिफ है। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था, स्टिफनेस, समथिंग लाइक स्टिफनेस, कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो वो अरेंजमेंट स्टिफ हो जाती है, कि उसको वाइब्रेट करना या उसको एक्सटेंड करना मुश्किल होगा। अच्छा, समटाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता था, तो इसका मतलब उसकी स्टिफनेस कम हो जाती थी। खैर क्या होता था क्या नहीं होता था, दिस नॉट माय टॉपिक। ऑयल्स, अब वो कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, वो देयर आर सम ऑयल्स जो एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं, एनर्जी अपने अंदर लेके जा सकते हैं और स्प्रिंग को ऑसिलेट करने से रोक देते हैं। बहरहाल मैंने नहीं पढ़ाना यार, लंबी चौड़ी इंजीनियरिंग है, इसको फिलहाल क्या करेंगे, गोली मारेंगे जनाब साहब। अभी क्या करें, आई थिंक हमारा ये डैम्पिंग वाला काम खत्म हो जाता है, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, व्हाट इज दैट, दैट इज रेजोनेंस। तो एक काम करिए प्लीज, हेडिंग दीजिए रेजोनेंस की, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रेजोनेंस की।
RESO, रेजोनेंस। बल्कि मुझे लगता है रेजोनेंस पढ़ाने से पहले मुझे दो किस्म की, काटिएगा मत, हेडिंग रेजोनेंस ही है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले या उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नीचे दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम में लिखिए फ्री ऑसिलेशंस, प्लीज रेजोनेंस काटिएगा मत, उसी की डेफिनेशन डेवलप करने लगा हूं। उसकी डेफिनेशन डेवलप करने के लिए पहले क्या जरूरी है? टू अंडरस्टैंड फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। पहले इसको जरा समझ लीजिए। रेजोनेंस की ही सब हेडिंग है, रेजोनेंस आपका मेन टॉपिक हो गया। उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले आई वांट टू राइट समथिंग अबाउट फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। बस 2-3 लाइनें लिखनी है, इतना लंबा कॉलम नहीं है, 2-3 लाइनें लिखनी। कहां पे? वो कहते हैं सर जी, जब आपने कहीं शुरू में एक लफ्ज लिखवाया था, डेवलप अ फॉर्मूला फॉर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम। क्या लिखवाया था जी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का लफ्ज और फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम का लफ्ज आपने कहीं लिखवाया हुआ है। क्या होता है फ्री ऑसिलेशंस? कहते सर आपने फ्री ऑसिलेशंस में लिखवाया था, इट इज द ऑसिलेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और विदाउट एनी डैम्पिंग करेगी, और ड्राइविंग वाली क्या करेगी? वो फोर्स करेगी। क्या करेगी? फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या होगा? एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स भी होगी, ठीक है। लेकिन जो फ्री ऑसिलेशंस हैं वो क्या होंगी? मैं उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। झूला ले रहे हैं ना आप, झूला अगर आप ले रहे हैं और अगर हम कहीं थोड़ी देर के लिए सोचते हैं सर एयर का इफेक्ट नहीं है, तो झूले वाली ऑसिलेशंस क्या हुई? फ्री ऑसिलेशन होगी। एयर का इफेक्ट आ गया तो क्या होगी? डैम्प्ड ऑसिलेशंस आ गई, ठीक है। अब अगर मैं कहूं आपके साथ एक और बच्चा आ गया, वो आपको हर 1 मिनट बाद क्या करता है? धक्का देता है, तो ये कौन सी ऑसिलेशंस आ गई? ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस आ गई। और इसमें फोर्स कैसी है? फोर्स बड़े तरीके की है, पीरियोडिक। फोर्स कैसी है? वो जो बच्चा पीछे खड़ा है उसने कॉन्टिन्यूसली तो आपके साथ साथ तो नहीं वो धक्का देता था, आगे जाता। वो कब धक्का देता है? जब आप पीछे आते हैं, पुश करता है, आप जाते हैं, फिर वापस आता है, फिर पुश करता है। तो जो पुश किया फिर छोड़ दिया, फिर पुश किया फिर छोड़ दिया, फिर पुश किया फिर छोड़ दिया, तो ये फोर्स कैसी लग रही है? तो जब पीरियोडिक फोर्स लगेगी तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगी। तो एक और बड़े मजे की बात है, वैसे वो जो फोर्स लगेगी पीरियोडिक, उसका भी तो फिर कोई पीरियड होगा, उसकी भी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो झूले का मजा बढ़ाएगा। क्या होगा? झूले का एम्पलीट्यूड बहुत, इसको कहते हैं रेजोनेंस। जब क्या होता है? बाहर से जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जब क्या करती है? सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो झूला अच्छा लगता है। और उसको फिजिक्स में क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस कहते हैं कि एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की सारी एनर्जी किधर कन्वर्ट हो गई? ऑसिलेटिंग सिस्टम में चली गई। किसमें चली गई? तो ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं कि जी जो धक्का देने वाला है वो कोई ओवर एफिशिएंट है, मतलब मैं अभी पहुंचा हूं नहीं पहुंचा, पीछे से धक्का लगाई जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब उसको आपने पट्टी बांध दी है और उसको पट्टी बांध के क्या बोला, भाई तूने यहां खड़े होकर ना बस धक्का लगाता जाना है विद वट एवर द फ्रीक्वेंसी। तो अगर उसकी धक्का लगाने की फ्रीक्वेंसी मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ना हुई तो क्या होगा? क्या पता मेरा झूले का वो धक्का तब लगाए जब मैं अभी आ रहा हूं, तो अगर वो पहले धक्का लगा दे तो क्या होगा? तो शायद मेरे एम्पलीट्यूड में इजाफे की बजाय क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि उसका धक्का बड़ा तरीके का होना चाहिए कि जब मैं इस एक्सट्रीम रेस्ट पर आ गया हूं, जाने लगा हूं, तो मुझे वो क्या करे? तो मुझे पुश करे, बजाय इसके कि मैं इधर आ रहा हूं और यूं धक्का लग रहा है। तो क्या होगा? अभी तो मैं उधर गया ही नहीं हूं, ठीक है, कि जहां से मुझे धक्का लगना चाहिए उसने पहले ही क्या कर दिया भाई ने, तो उसने पहले ही धक्का दे दिया है। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच, किसकी फ्रीक्वेंसी? एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी
और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड शायद नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा, और अगर दोनों मैच हो गई तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस फिनोमेना के बहुत सारे फायदे भी हैं, तो इस फिनोमेना का बहुत सारा नुकसान भी होता है। मैं तो झूले झूले सुना रहा हूँ, ठीक है, ये झूलों के बाद आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ फायदा होता है, कहाँ कहाँ नुकसान होता है। तो उस फायदे नुकसान से पहले एक काम करते हैं, डेफिनेशन तो लिखे ना, फ्री के साथ लिखें। those oscillations in which when a system is displaced from the mean position, those oscillations in which when a system, बल्कि when ना लिखें, लिखें those oscillations in which a system is displaced from the mean position, those oscillations in which a system is displaced from the mean position and allowed to oscillate freely, and then allowed to oscillate freely, and then allowed to oscillate freely without any external driving force, without any external driving force, and then allowed to oscillate freely without any external driving force, rather due to internal restoring force only, rather due to internal restoring force only, are known as free oscillations, are known as क्या, free oscillations। तो गौर करिए मैं क्या बात बयान कर रहा हूं। मैंने क्या बोला जनाब साहब? सर मुझे अटेंडेंस रजिस्टर आके देंगे प्लीज। क्या बोला? दोज ऑसिलेशंस इन विच क्या हो रहा है, इन विच सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड अलाउड टू ऑसिलेट फ्रीली विदाउट क्या, विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, रादर ड्यू टू इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ओनली, आर नोन एज क्या, फ्री ऑसिलेशन। तो ऑन द अदर हैंड में जो दूसरी वाली है फोर्स वाली, उनको क्या बोलेंगे हम? वहां लिखिए जी, those oscillations in which the oscillating system, those oscillations in which the oscillating system is not just under the influence of, is not just under the influence of internal restoring force, those oscillations in which the oscillating system is not just under the influence of क्या, is not just under the influence of internal restoring force, but it is also acted upon by, but it is also acted upon by an external periodic driving force, external periodic driving force, external periodic driving force, thank you, external periodic driving force। वैसे यहां पर हम ये एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स का मैंने क्या लिख दिया, पीरियोडिक लिख दिया, तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो पहली तरफ मैंने क्या लिखा, फ्री ऑसिलेशंस है। फ्री ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है भाई, इंटरनल, कौन सी वाली, रिस्टोरिंग, कौन सी वाली, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, उधर क्या लिखा मैंने कि इंटरनल रिस्टोरिंग तो होती है, उसके साथ साथ क्या है, एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइव, कौन सी वाली, एक्सटर्नल ड्राइविंग, तो उसको क्या बोले, पीरियोडिक बोले। अब पीरियोडिक का लफ्ज क्यों बोला है मैं उसको समझाता हूं, इससे पहले कि उधर पीरियोडिक समझाऊं, यहां मैंने आपको एक बात समझानी है। ये जो फ्री ऑसिलेशंस हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, दैट डिपेंड्स, अगर सिंपल पेंडुलम है तो ओनली अपॉन द लेंथ, mass spring system है तो depends only upon the mass and the spring constant, ठीक है। I think एक काम कीजिए, जो फ्री ऑसिलेशन हमारा एक जुमला लिखे, और the free oscillations
take place with a frequency, free oscillations take place with a particular frequency that depends only upon the length, मतलब क्या है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला जी फ्रीक्वेंसी का? 2 पाई अंडर रूट 2 पाई है 1/2 पाई, आई थिंक इट इज 1/2 पाई, और अंडर रूट ऑफ क्या? G/L, और दूसरी तरफ क्या? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या? K/M। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इसको जरा अंडरलाइन कर लेंगे सर जी, लेंथ। इधर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मास, और इसमें वो स्प्रिंग का कांस्टेंट भी मैटर करता है। खैर ये बताने की जरूरत क्या है? असल में ये बताने की जरूरत ये है कि इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जुमला लिखिए जी, आपने लिखा द फ्री ऑसिलेशंस take place with a particular frequency. Please underline that word, particular frequency. The free oscillations take place with a particular frequency. उसमें please underline करिए that particular frequency को, that depends upon this. अब वो फॉर्मूला लिखने वाले लिखें, that particular frequency is known as natural frequency. That particular frequency is known as natural frequency. इसका मतलब ये जो f है, इस f को मैं क्या बोलने लगा हूं? Fn। क्या? f के साथ छोटा सा क्या? n। What is that Fn? Natural frequency। जो that particular frequency थी, प्लीज यहाँ पे लिखें, that particular frequency is known as natural frequency। That particular frequency is known as natural frequency। और उसको सिंबल दे दीजिए क्या? Fn का सिंबल दे दीजिए। ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आई होप आपको समझ आ गया किस पे डिपेंड करती है? पेंडुलम के लेंथ के ऊपर और मास स्प्रिंग सिस्टम के मास या स्प्रिंग के कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें उसके ऊपर डैम्पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स हो रही है कि नहीं हो रही है, जो भी है कि एक पर्टिकुलर उसकी सिचुएशन है, जितना उसका लेंथ है उस हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी होगी, जितना उसका मास है उस हिसाब से उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, यहां पे जाके मेरा पहला वाला कॉलम खत्म होगा। दूसरे कॉलम में मैंने क्या करवाना है? आपने कहा था फोर्स्ड ऑसिलेशंस, वहां आपने कहा क्या हो रहा है? एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स लग रही है। तो वहां पे जो आपने फोर्स लगाई है एक्सटर्नल वाली, वो कौन सी वाली है? पीरियोडिक है। एक्सटर्नल तो है ही है, ड्राइविंग फोर्स है, मतलब हेल्प करेगी मूव करने में, और मुसीबत उसके साथ एक्स्ट्रा क्या है? तो अंडरलाइन द वर्ड पीरियोडिक। उस पीरियोडिक का मतलब क्या है? देखिए जी, The external driving force will repeat itself continuously. Periodic का मतलब क्या होता है? हर वो चीज पीरियोडिक होती है जो बार बार रिपीट होती है, तो उसको हार्मोनिक नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक कहते हैं। आपने जो कल पेपर में डेफिनेशन लिखी है वो पीरियोडिक फिनोमेना की डेफिनेशन लिखी है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ रहा था। इस वक्त आपसे मुराद मेरी निमर खान आप हैं, ठीक है? कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और पीरियोडिक मोशन में एक फर्क है। पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करें तो लिख दे जी, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ कंटीन्यूअसली। लेकिन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखेंगे तो उसमें बड़ा एक पर्टिकुलर सिनेरियो लिखना पड़ेगा। तो पीरियोडिक मैंने किसको बोला अभी? जिस किसी को भी पीरियोडिक बोल दूं, मतलब क्या इस बात का? इट विल रिपीट इटसेल्फ कंटीन्यूअसली। क्या लिखा आपने? द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स विल रिपीट इटसेल्फ कंटीन्यूअसली विद, जब वो रिपीट करेगा इटसेल्फ कंटीन्यूअसली तो उसका क्या होगा? At a particular, with a certain period, the external driving force will repeat itself continuously। और जो भी अपने आप को रिपीट करता है itself continuously, तो कैसे करता है? वो with a particular period करता है, and क्या? And frequency, with a particular period and frequency। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? अब अगर मैं कहूं कि if the frequency of external driving force matches the natural frequency of the oscillating system, then क्या होगा? Then the amplitude of the oscillating system rises to a maximum value, and that phenomena is known as क्या?
रेजोनेंस। तो एक काम करिए, दूसरे वाले कॉलम में एक जुमला लिखिए जी, पिछली वाली बात खत्म करें, अब सबसे इंपॉर्टेंट जुमला आने लगा है, तो इसको जरा हाईलाइट करके लिखिएगा। क्या लिखवाने लगा हूं? ये फ्री और फोर्स इसलिए लिखाया कि मैं रेजोनेंस समझाना चाहता था। फ्री ऑसिलेशन समझा चुका, फोर्स्ड ऑसिलेशन समझा चुका, अब क्या बोलने लगा हूं? अब रेजोनेंस की बात करने लगा हूं। नहीं, उसी कॉलम में लिख दीजिएगा, है जगह वहां पे, जगह है ना, तो वहीं पर जरा हाईलाइट करके लिख दीजिए। क्या? if the frequency of external driving force matches, मतलब equalizes, if the frequency of external driving force matches या equalizes with क्या? Equalize the natural frequency of the oscillating system. क्या लिखा जी? If the frequency of external driving force equalizes the natural frequency of the oscillating system, then there is a very sharp rise in the amplitude of oscillations. या फिर आप एक काम करें, ब्रैकेट में लिख दीजिए, सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पहले मैंने क्या बोला? देयर इज अ वेरी शार्प राइज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। इस जुमले के लिए क्या लिख सकते हैं? सिस्टम ऑसिलेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ब्रैकेट में लिखिए क्या? द सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंड पे जाके लिखिए, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। अब जाके कॉलम्स बराबर हो जाएंगे, हैं जी? क्या लिखवा है? दोबारा सुन लीजिए। If the frequency of the external driving force matches or equalizes with the natural frequency of the oscillating system, then there is a very sharp rise in the amplitude of oscillations. Yeah, system oscillates with a maximum amplitude, and this phenomena is known as क्या? Resonance. तो काम कीजिए, underline the word resonance. यहां से आगे मैं कल के लेक्चर को कैरी करूंगा। तो अभी क्या होता है जनाब साहब, मेरी तरफ से ये बस थोड़ा सा रेजोनेंस की डेफिनेशन हो गई है, इसका ग्राफ रह गया है और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रह गई हैं। तो एक काम करें, मैंने इसीलिए वर्कशीट बनाई कैसी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8th पे जाके रेजोनेंस का सवाल है। 8th, 9th और 10th, 8th और 9th रेजोनेंस के हैं और पहले 7 सवाल रेजोनेंस के नहीं है। तो एक काम करें, 3 सवाल छोड़ दीजिएगा, वो हम कल क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी? तो ये पहले 7 सवाल आप लोगों ने सॉल्व करके आने हैं, यहां पे जाकर